पिछले दिन हमने अमेरिका में चुनाव प्रणाली के बारे में जाना था और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ी सी हमने डिटेल में जानकारी ली थी कि कौन कब कैसे चुनाव जीता था और किसके समय में क्या क्या परेशानियां थीं, कैसे कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ने की प्रक्रियाएं हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के कुछ इतिहास के बारे में। हम बात करेंगे 417 साल पीछे की बातें और अमेरिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, कैसे अमेरिका गुलाम होता है, अमेरिका कैसे स्वतंत्र होता है, अमेरिका में फिर कैसे लोकतंत्र आता है, दुनिया का पहला लोकतंत्र अमेरिका में माना जाता है, संवैधानिक प्रक्रिया कैसे बनती है। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फ्री सब्सक्रिप्शन है एमपीएस हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये कहानी अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए, तो शेयर वाली बटन है उसको शेयर करके उनको भी बता सकते हैं। बात कर रहे हैं 1607 यानी आज से करीब 417 साल पुरानी घटनाक्रम में बातों को। यूरोप के लोगों ने अमेरिका की खोज करने का दावा किया और वहां पर आवाजाही शुरू कर दी। इसी दौरान ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन स्मिथ कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका के वर्जीनिया इलाके में पहुंचते हैं। वहां पोहाटन नाम के एक स्थानीय ट्राइब ने स्मिथ को पकड़ लिया। ट्राइब यानी कि जैसे हमारे यहाँ भारत में एसटी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। तो जो ट्राइब होते हैं उन्होंने इनको पकड़ लिया। किसने पकड़ा? पोहाटन नाम के एक स्थानीय ट्राइब ने। ट्राइब यानी जो जंगलों में रहते हैं, जो आसपास के जंगलों में रहते हैं। भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे थारू वगैरह हैं, ये सब जंगलों में रहते थे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब तो ये भी धीरे धीरे डेवलप होके आगे आ रहे हैं, आधुनिक बन रहे हैं। ट्राइब के लोग स्मिथ का सिर काटने ही वाले थे कि उनकी राजकुमारी पोकाहॉन्टस ने रोक दिया। इसके बाद स्मिथ और पोकाहॉन्टस ब्रिटेन से आए लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच दोस्ती का जरिया बने। राजकुमारी भी ब्रिटिशर्स के तौर तरीके सीखने लगी। वहाँ से उन्हें तंबाकू की खेती करने वाले ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन रॉल्फ से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। दोनों ने 1614 ईस्वी में शादी भी कर ली और उन्हें एक बेटा भी हुआ। अगले साल राजकुमारी पोकाहॉन्टस को ब्रिटेन लाया गया। उनकी खूबसूरती और तौर तरीके देखकर ब्रिटिशर्स बहुत आकर्षित हुए। दूर दूर तक इसकी चर्चा होने लगी और ब्रिटिशर्स में अमेरिका जाने की होड़ मच गई। हालांकि ब्रिटेन के लिहाज से पोकाहॉन्टस का शरीर इम्यून नहीं था और कुछ दिनों बाद महज 20 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। 15वीं शताब्दी का आखिरी दशक था। उस वक्त भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। यूरोप के साथ भारत सोना, रत्न और ख़ास तौर पर मसालों का कारोबार करता था। ऑटोमन साम्राज्य के साथ यूरोपीय देशों की जंग शुरू हुई थी, तो भारत के साथ ज़मीनी रास्ते से व्यापार बंद हो गया था, क्योंकि जो ऑटोमन साम्राज्य था और यूरोपीय देशों में लड़ाई चालू हो गई थी, जैसे आज भी चल रहे हैं कई देशों में, और व्यापार पे असर पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन की वजह से और इजराइल और इराक की वजह से जो उनमें युद्ध चल रहा है, उनकी वजह से तेल आयात निर्यात में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि और अगर ये युद्ध बंद नहीं होते हैं या इनमें तनाव कम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। उसी तरह से ये भी हुआ था ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपीय देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, और इससे यूरोप के शाही घरों की चमक और खाने का स्वाद फीका पड़ गया था, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही थी। स्पेन के राजा फर्डिनेंड भारत जाने का दूसरा रास्ता खोजना चाहते थे। उन्हें भाई चाहिए था मसाला, क्योंकि खाने में मसालों का राजा है भैया भारत, और भारत का केरल तो मसालों की रानी ही कही जाती है, रानी राजा सब है अपना केरल। तो स्पेन के राजा को यह मसाला चाहिए था, खाना में मसाला चाहिए, बिना मसाले के। ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश हैं, वहाँ पे जब तक चटकदार खाने और शराब ना मिले तो कैसे उनका जीवन चले। उन्होंने मुनादी करवाई, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जानकारी जुटाई, जासूसी करवाई। इस काम के लिए इटली में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस सामने आया। उसने शर्त रखी, खोज के बाद मिलने वाली संपत्ति का 10% हिस्सा, खोजी जमीन की गवर्नरशिप और एक नोबल टाइटल चाहिए। भैया इतना चीज़ चाहिए तब तो हम निकले, क्योंकि रिस्क था, समुद्र में निकलना था और कब कौन किस दिशा में चला जाए पता नहीं चले। आगे क्या होगा अभी आपको कहानी पता चलेगी। निकल रहा था वो भारत के लिए, लेकिन पहुंचा कहाँ था ये भी आपको पता चलेगा। राजा को कोलंबस की सारी शर्तें
जो थी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए उसका इंटरेस्ट खत्म सा हो गया था। लेकिन क्वीन इसाबेल प्रथम हर हाल में इंडिया का रास्ता यानी कि भारत का रास्ता खोजना चाहती थी। क्वीन और कोलंबस हम उम्र थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। क्वीन को कई दरबारियों ने कोलंबस को सपोर्ट करने की सलाह दी। आखिरकार कोलंबस को मंजूरी मिल गई और खोज के लिए पैसे, जहाज समेत अन्य चीज़ें मुहैया करवाई गई कि जाओ बेटा अब तुम भारत की खोज करो। गधों, भारत की खोज क्या करोगे? भारत को ढूंढने तुम निकले हो, तुम खुद भारत पहुंचे हो यार। भारत पहले से ही था, भारत की खोज की जाए, भारत खो गया था क्या? तुम भारत को ढूंढने निकले थे। अजब इतिहास लिखा गया है, गजब इतिहास लिखा गया है। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने 3 जहाज़ों का नाम था नीना, पिनता और सांता मारिया में करीब 90 लोगों के साथ पालोस के बंदरगाह से भारत की खोज के लिए निकला। 2 महीने से ज़्यादा का सफ़र करने के बाद कोलंबस को ज़मीन दिखाई दे देती है और वह उसी की ओर बढ़ा। ज़मीन देखकर उसे लगा कि ये भैया भारत हम पहुंचने वाले हैं। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस बहामास के सैन सल्वाडोर आइलैंड पर पहुंचा। यहाँ उसे लाल मुंह वाले लोग दिखे। इस जनजाति को कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दे दिया। ऐसी ही कई अलग अलग जनजातियां उसे दिखाई पड़ीं। कोलंबस ने कई और द्वीप खोजे। वह हिस्पानियोला यानी कि आज के सेंटो डोमिंगो और जाना आज का क्यूबा वहां तक पहुंच गया। कोलंबस इन आइसलैंड को भारत, चीन और जापान समझ रहा था। गधा था यानी कि खोज में निकला था, तो उसको क्या पता था कि कौन सा क्या है। तो जो चीज़ें उसको जानकारी में मिल रही थी तो उसको वही भारत, चीन और जापान समझ रहा था। और भाषाई प्रतिबंध थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ के लोगों को वह इंडियन कहता, लेकिन असल में ये इंडिया नहीं था। यहाँ रहने वाली जनजातियों को कोलंबस ने काफ़ी कमज़ोर पाया। उसे लगा इन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। इसके चलते कोलंबस कुछ सैनिक यहाँ छोड़कर स्पेन लौट गए। स्पेन के लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। शर्त के मुताबिक उसे खोजे हुए आइलैंड का गवर्नर बना दिया गया। कोलंबस ने यूरोप से काफ़ी अलग और बेहतर जगह खोजी थी। ऐसे में यूरोपीय लोगों के लिए नई दुनिया बनी। यहाँ उन्हें एक फसल मिली जो यूरोप ने पहले कभी नहीं देखी थी, मक्का। मक्का हमारे यहाँ जो भुट्टा होता है, ठीक है, पॉपकॉर्न जिसे कहते हैं। मक्का कोई प्राकृतिक फसल नहीं थी जो जंगलों में अपने आप ही उगी हो और इंसान इसे खाने लगे हों, बल्कि एक मानवीय खोज थी। वैज्ञानिक मानते हैं जंगली घास पर कई प्रयोग करके मक्के की खोज की गई होगी। किसने की पता नहीं। उस वक्त ये एक विकसित सभ्यता थी। 2500 मील में इंका साम्राज्य बसा था। यहाँ पत्थरों से बनी बड़ी इमारतें और महल थे। ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था। पत्थरों को ढोने का काम इंसान ही करते थे। यहाँ के लोगों को ऐसा कठिन काम करने की शक्ति एक अन्य अमेरिकी फसल आलू से मिलती थी। आलू आज यूरोप का एक प्रमुख भोजन है और ये उसी इलाके की ही देन है। कोलंबस यहाँ कुल 4 बार आया। 1506 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि उसने वाकई में क्या खोजा था। उस गधे को पता ही नहीं चला कि हम कहाँ थे। वो इसी भ्रम में मर गया कि मैं भारत, जापान, चीन में हूँ। विडंबना देखिए। कुछ समय के बाद इटालियन नेविगेटर एमिरोगो वेस्पुच्ची ने धरती के हिस्से का सर्वे किया। वेस्पुच्ची ने बताया कोलंबस ने जिन आइसलैंड को खोजा वो भारत या इंडिया नहीं है। 1507 ईस्वी में धरती के इस टुकड़े का नाम अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर अमेरिका रखा गया। तो अमेरिका किसके नाम पर अमेरिका नाम रखा गया? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया है। तो ये जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी क्योंकि आपको पता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं। आप MPS हिंदी प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट्स मिलते हैं। इतिहास की वो कहानियाँ आपको मिलती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हुई होंगी। इस तरह अमेरिका की शक्ल में यूरोप को बेहतर, ज़्यादा कमाई वाली और आज़ाद जगह मिल गई। यूरोप ने इसे न्यू वर्ल्ड कहा। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कोलंबस अमेरिका पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। उससे पहले कई और लोग अमेरिका पहुंच चुके थे। कोलंबस के खोजे आइसलैंड पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। 1565 तक सेंट ऑगस्टाइन और न्यू मैक्सिको पर भी स्पेन का कंट्रोल हो गया। यहाँ स्पेन ने कॉलोनी बनाई। फ्रांसीसी भी यहाँ आने लगे। मिसिसिपी नदी के किनारे न्यू ऑरलियंस समेत कई जगहों पर फ्रांस ने कब्जा किया, लेकिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा कब्जा ग्रेट ब्रिटेन का रहा। अगस्टाइन जो हमने बात किया, सेंट अगस्टाइन, ये आज का फ्लोरिडा है, ठीक है। 1607 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में करीब 100 ब्रिटिशर्स ने पहली कॉलोनी बसाई। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जॉन रॉल्फ ने यहाँ तंबाकू की खेती शुरू की।
कुछ ही समय में कई ब्रिटिशर्स ने यहाँ का रुख किया। यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन। पैसे कमाने की लालच में अंग्रेज यहाँ पहुँचने लगे। वर्जीनिया की समृद्धि देख 1620 ईस्वी में फ्लावर शिप के जरिए ब्रिटिशर्स का एक ग्रुप अमेरिका पहुंच जाता है। वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी। कड़ी ठंड में 102 लोग मैसाचुसेट्स के किनारे उतरे। इनमें से कुछ ब्रिटिश चर्च के धार्मिक नियमों के अलग जाकर एक नई और आज़ाद ज़िंदगी शुरू करना चाहते थे, जबकि कुछ यहाँ कमाई के बेहतर मौके तो कुछ नए एडवेंचर के लिए सामने आए थे। इन अंग्रेज़ों ने पहली ठंड शिप पर ही बिताई, लेकिन कुछ समय बाद शिप उन्हें छोड़कर इंग्लैंड लौट गई। अमेरिका का मौसम सहन करना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो रहा था। उनके पास खाना नहीं था, वे बीमार हो रहे थे। नतीजन 102 अंग्रेज़ों में से सिर्फ 53 जिंदा बचे थे। नेटिव अमेरिकन अबेनाकी ने ब्रिटिशर्स को अपने तौर तरीके सिखाए। शिकार करने से पहले या शिकार करने से लेकर मक्के और बाकी फसलों की खेती भी सिखाई। 1621 की ठंड में ब्रिटिशर्स की पहली फसल उगी। उन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ मिलकर पहला थैंक्स गिविंग मनाया। कुछ वक्त बाद ब्रिटिशर्स ने अपने रिश्तेदारों को अमेरिका बुलाना शुरू कर दिया। लालच, ब्रिटिश का लालच। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने साथ ऐसी बीमारियां लेकर आए जिसके लिए नेटिव अमेरिकी इम्यून नहीं थे। स्मॉल पॉक्स जैसे कई बीमारियों ने कई नेटिव अमेरिकन्स की जान ले ली। समय के साथ ब्रिटिशर्स यहाँ बढ़ते गए और नेटिव अमेरिकन माइनॉरिटी बन गए, यानी कि उनकी संख्या बढ़ती गई। ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन के थे और जो मूल निवासी थे उनकी संख्या घटने लगी, क्योंकि बीमारियाँ आई तो वो उनको सह नहीं पाते थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो सह लेते थे, और मूल निवासी जो अमेरिकी थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनकी मृत्यु होने लगी। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन समेत दुनिया के कई इलाकों से आम लोग अमेरिका आने लगे। लोगों को यहाँ आने में अच्छा लगा। वातावरण, ठंड और यहाँ पे वो प्रमुख फसलें जो इनको दुनिया में और कहीं नहीं दिख रही थी या उस समय तक उन्हें ज्ञात नहीं था। लोग यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते। इसके चलते पहले कुछ साल वे गुलाम रहते, फिर आज़ाद होने के बाद नए सिरे से यहाँ ज़िंदगी शुरू करते। गुलामी की इस परंपरा ने ही अमेरिका में नस्ल भेद की शुरुआत की। जैसे भारत में लोग कहते हैं कि जातिवाद है, तो भारत का तो छोड़ो, अमेरिका में आज भी श्वेत अश्वेत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक तरह से जाल बिछा हुआ है, और ये लोग भारत को कहते हैं कि भारत में जातिवाद है, जबकि इनके अपने यहाँ खुद इतना बड़ा माया जाल फैला हुआ है। खैर, दूसरों के घर में ताक झांक करना मानव प्रवृत्ति है। साल दर साल कम कीमत में अफ्रीका से ब्लैक स्लेव जाने लगे। इनसे इतनी मेहनत कराई जाती कि वे आज़ाद होने के बजाय जान गंवा देते या फिर कई पीढ़ियों तक गुलाम ही रह जाते, कभी आज़ाद नहीं हो पाते। 1700 तक अमेरिका में 2.5 लाख यूरोपीय और अफ्रीकी गुलाम बस गए थे। 1607 से 1732 तक नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक समुद्र के किनारे ग्रेट ब्रिटेन ने 13 कॉलोनियाँ बसा ली थी। अंग्रेज़ों ने अमेरिका की खाली ज़मीन पर कब्जा किया, खेती की, नेटिव अमेरिकन्स को खदेड़ा, और इस प्रकार से 1750 के दशक तक फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और ग्रेट लेक्स पर कब्जा कर लिया था। यहाँ 75,000 लोग रह रहे थे, जबकि ग्रेट ब्रिटेन 13 अमेरिकी कॉलोनियों पर कायम रहा, जिनमें 15 लाख लोग रह रहे थे। कुछ समय के बाद ग्रेट ब्रिटेन की नज़र ओहियो नदी घाटी के आसपास के सुंदर और उपजाऊ इलाके पर पड़ी। दरअसल इस वक्त तक ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। जो काम इंसान करते थे अब वो मशीनें करनी शुरू कर दी थी। प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन कच्चा माल कम पड़ने लगा। ऐसे में ग्रेट ब्रिटेन की ज़मीन की ज़रूरत पड़ी और उसने अमेरिका में अपने कब्जे का विस्तार करना तय किया और अपना विस्तारवादी नीति शुरू की। फ्रांस और स्पेन को ये मंजूर नहीं था। उनका साथ मूल अमेरिकियों यानी रेड इंडियंस ने भी दिया। स्पेन को लगता था कि अगर ब्रिटेन आगे बढ़ा तो उस पर भी हमला करेगा। वहीं रेड इंडियंस ब्रिटेन से नफरत करते थे, क्योंकि ब्रिटेन ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया था। ग्रेट ब्रिटेन का साथ उसकी कॉलोनियों में रह रहे न्यू अमेरिकन्स ने दिया। समय बीतता गया। साल 1754 में ओहियो नदी के पास फ्रांस एक किला बनाने की तैयारी में जुट गया। ब्रिटेन की 13 कॉलोनियों में से एक वर्जीनिया के गवर्नर ने फ्रांसीसियों के पास एक लेफ्टिनेंट कर्नल को भेजा। उसके जरिए गवर्नर ने फ्रांस को चेतावनी दी, ओहियो नदी के आसपास, यानी कि जो आज का पीटर्सबर्ग है,
से दूर रहने की हिदायत दी। फ्रांसीसियों ने इससे इनकार कर दिया। नाकाम लेफ्टिनेंट कर्नल वापस वर्जीनिया जाने लगा। उसके साथ ब्रिटिश सैनिकों और मिंगो लड़ाकों की टुकड़ी भी थी। 28 मई 1754 को इस टुकड़ी की भिड़ंत एक फ्रेंच कमांडर कोलोन डी जुमोन विले से हुई। इसमें कमांडर समेत 10 फ्रेंच सिपाही मारे गए। माना जाता है कि ये झड़प ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई फ्रेंच इंडियन वार की शुरुआत थी। वहीं से नींव पड़ी थी जिसे उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने शुरू किया था। 22 साल के इस मिलिशिया अफसर का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, जो 35 साल बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बन जाता है। गुस्साए फ्रांसीसियों ने वाशिंगटन से बदला लिया। 3 जुलाई 1754 को जुमोन विले के सौतेले भाई और फ्रेंच आर्मी ने वाशिंगटन पर हमला कर दिया। वाशिंगटन ने सरेंडर किया और जुर्म कबूला। इसके जवाब में ब्रिटेन ने मई 1755 में मेजर जनरल एडवर्ड ब्रैडॉक और कर्नल जॉर्ज वाशिंगटन के साथ ओहियो नदी के इलाके में सेना भेजी। 9 जुलाई 1755 को फ्रेंच आर्मी ने इन्हें खदेड़ दिया। इसमें ब्रैडॉक इतने घायल हो गए कि 4 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। 1756 में ब्रिटिश लीडर विलियम पिट ने नई स्ट्रेटजी अपनाई। अमेरिका में फ्रांस को हराने के लिए पिट ने स्थानीय लड़ाकों को फंड दिया और सेनाएं इकट्ठा की। मई 1756 से ब्रिटेन और फ्रांस ऑफिशियली वार लड़ने लगे। इसी साल फ्रांस ने ब्रिटेन के ओस्वेगो पर जीत हासिल की। 1757 में फ्रांस ने फोर्ट विलियम हेनरी जीता। जुलाई 1758 में लुइसबर्ग यानी कि अब का नोवा स्कोटिया कनाडा में ब्रिटिश सेना ने पहली जीत हासिल की, कई किलों पर कब्जा किया और फ्रांसीसी सेना को खदेड़ा। सितंबर 1759 में क्यूबेक की लड़ाई में फ्रेंच सैनिकों को हराया। अगले साल सितंबर में कनाडा के मॉन्ट्रियल पर कब्जा कर लिया गया। समुद्र में भी युद्ध लड़े जा रहे थे। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने धीरे धीरे फ्रेंच समुद्री व्यापारियों, वारशिप और नावों को खत्म कर दिया। 1759 में लागोस और क्वीबेरॉन की खाड़ी में फ्रांस की हार हुई। फ्रांस पीछे हटने लगा। भयंकर हार झेल रहा फ्रांस समझौता करने के लिए तैयार हो गया। 10 फरवरी 1763 को ट्रीटी ऑफ पेरिस पर सिग्नेचर किए गए और ऑफिशियल तौर पर युद्ध खत्म हुआ। ट्रीटी की शर्त के मुताबिक फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका के कई इलाकों ब्रिटेन को दिए, कई इलाके दे दिए। साथ ही ब्रिटेन को स्पेन से हवाना के बदले फ्लोरिडा मिल जाता है। फ्रेंच इंडियन वार लड़ने के बाद ग्रेट ब्रिटेन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने अमेरिकी कॉलोनियों में टैक्स लगाया। 1764 में ब्रिटिशर्स ने शुगर एक्ट लागू किया। इसके तहत चीनी पर टैक्स लगाया और केवल ब्रिटेन को इंपोर्ट करने लगे, या केवल ब्रिटेन को इंपोर्ट करने के लिए कहा कि भैया अब चीनी जो है सिर्फ ब्रिटेन को जाएगा। 1765 में ब्रिटिश संसद ने अमेरिकियों पर स्टैम्प टैक्स लगाया। इसके तहत सभी सरकारी दस्तावेजों और प्रिंटेड कागजों पर टैक्स देना जरूर या आवश्यक हो जाएगा। 1767 में ब्रिटिश संसद ने टाउनशेंड एक्ट पास किया। इसके तहत इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाया गया, जिसमें कांच, लेड, पेंट, कागज और चाय शामिल थे। टैक्स से इकट्ठा फंड ब्रिटिश आर्मी के खर्च के लिए दिए जाने लगे। कई दशकों से अमेरिका में बसे लोग खुद को एक अलग आइडेंटिटी देख रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश टैक्सेशन का विरोध किया। अमेरिकियों ने कहा, जब ब्रिटिश संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं तो फिर हम पर कैसा टैक्स लग रहा है। उन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम टैक्स तब तक नहीं देंगे जब तक हम खुद वहाँ नहीं होंगे या हमारा प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं होगा। अमेरिकी सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिशर्स के साथ उनकी झड़पें आम हो गई। वो ब्रिटिश सामान की दुकानों में तोड़फोड़ करते और व्यापारियों को धमकाने लगते। 22 फरवरी 1770 को ब्रिटिश कॉलोनी बोस्टन में गुस्साए अमेरिकियों ने एक दुकान पर हमला किया। ब्रिटिश कस्टम ऑफिसर एबेनेजर रिचर्डसन इस दुकान के पास ही रहते थे। उन्होंने पत्थरबाजी कर रही भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर की खिड़की से गोली चलाई। ये गोली क्रिस्टोफर सीडर नाम के 11 साल के एक लड़के को लगी और उसकी मौत हो गई और भीड़ भड़क जाती है। इसके कुछ दिनों बाद स्थानीय मजदूरों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच झड़पें शुरू हुई। ऐसी ही एक झड़प 5 मार्च 1770 को बोस्टन के एक पब में होती है। पब क्या होता है? जहाँ पे आप समझ जाते हैं, पब ना, जहाँ पे जाके लोग पीते होते हैं, ठीक है, डांस वगैरह होता है, बार कह सकते हैं एक तरह से, जैसे हमारे यहाँ बार होता है मुंबई में। क्रिस्पस अटैक्स नाम का एक अमेरिकी अफ्रीकन मजदूर अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठा था। तभी एक ब्रिटिश सिपाही वहाँ पहुँचा और उनसे बदतमीजी करने लगा। उनके बीच झड़प हो गई। शाम होते होते
तक ये झड़प अमेरिकन वर्सेज ब्रिटिशर्स हो गया, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध का कहीं ना कहीं नींव पड़ गई। पब से निकलकर ये भीड़ किंग स्ट्रीट के कस्टम हाउस के ओर बढ़ने लगी। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन का पैसा रखा था और इसकी सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिश सिपाही तैनात थे। कुछ ही देर में भीड़ अग्रेसिव हो गई और बर्फ के गोले कस्टम हाउस पर फेंकने लगी। पूरे शहर में घंटियां बजने लगी और ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए। वहां तैनात ब्रिटिश सिपाही ह्यूग वाइट ने बचाव के लिए आवाज़ लगाई। कैप्टन थॉमस प्रेस्टन अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे। प्रेस्टन के सिपाही कस्टम हाउस और भीड़ के बीच खड़े हो गए। कहा जाता है कि वाइट ने अचानक से अपनी बंदूक से गोली चला दी। दूसरे सिपाहियों को लगा कि बंदूक चलाने का ऑर्डर मिल चुका है और उन्होंने लगातार गोलियां दाग दी। इसके कारण अटैक्स समेत 5 लोगों की वहां मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। इस घटना को बोस्टन नरसंहार कहा जाता है। जैसे भारत में जलियांवाला बाग नरसंहार अंग्रेजों ने किया था, सेम वही काम यहाँ पर किया, पर जलियांवाले बाग का और इससे तुलना नहीं किया जा सकता। जलियांवाले बाग में गेटों को पहले बंद किया गया, फिर सबको गोलियां मारी गई और वहाँ पे जो कुएं थे उस कुएं में हिंदुस्तानियों की लाश भर चुकी थी। बोस्टन नरसंहार के बाद से अमेरिकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी आक्रामक हो गए। इसने अमेरिका के बीच आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। जैसे भारत में 1857 में मंगल पांडे की गोली और मेरठ से जो विद्रोह हुआ उसने आज़ादी का पहला बिगुल फूंका था, उसी तरह बोस्टन नरसंहार के बाद अमेरिका में आज़ादी की मांग बढ़ने लगी। इसने अमेरिकियों के बीच आज़ादी का बिगुल फूंका। नतीजन ब्रिटेन ने चाय को छोड़कर हर चीज़ से टैक्स हटा लिया। उस वक्त अमेरिका में करीब 12 लाख पाउंड की चाय बिकती थी। ऐसे में चाय पर टैक्स लगना अमेरिकियों को नागवार था। अमेरिकन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय का बायकॉट किया और डच चाय की तस्करी शुरू की कि भैया हम ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय नहीं पिएंगे। जो भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हीं अंग्रेज़ों की थी। 1600 के आसपास ये लोग आए थे, पैर में गिरे थे कि हमको व्यापार करने दो और पूरे भारत पे कब्जा कर लिए। भारत वाले है ये हैं मूर्ख। इन सब मामलों में कोई भी आता है उसके थोड़े से आंसुओं पर नरम दिल हो जाते हैं और फिर इनका फ़ायदा उठाना शुरू हो जाता है। और अमेरिका ने इसी का विरोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय का बायकॉट किया और डच चाय की तस्करी यानी कि इनलीगल तरीके से इसको बेचना शुरू कर दिया। इससे कंपनी के पास लाखों की चाय बचने लगी और घाटा होने लगा। मई 1773 में ब्रिटिश संसद ने टी एक्ट पास किया। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री और सस्ती चाय बेचने की इजाज़त मिली। फिर भी अमेरिका कॉलोनियों में चाय पर टैक्स लगाया गया। चाय की तस्करी बढ़ गई। कुछ समय बाद तस्करी की गई चाय कंपनी की चाय से महंगी हो गई। टी टैक्स की मुखालफत करने वाले कारीगरों और व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया, नाम रखा सन्स ऑफ लिबर्टी। इसमें बेनेडिक्ट अर्नोल्ड, पैट्रिक हेनरी, पॉल रेवरे, जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। सितंबर-अक्टूबर 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की 2000 पेटियों से लदे 7 जहाज चीन से अमेरिका कॉलोनियों के लिए निकले। इनमें से 4 बोस्टन के लिए और एक न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन के लिए थे। ये बात सन्स ऑफ लिबर्टी को पता चल गई और उन्होंने इसका विरोध किया, रैलियां निकाली, रोड पे आ गए। 16 दिसंबर 1773 तक डार्टमाउथ, बीवर और एलेनोर नाम के 3 जहाज बोस्टन पहुंच चुके थे। बोस्टन गवर्नर थॉमस हचिसन ने जहाज़ों से चाय उतरवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये बात सन्स ऑफ लिबर्टी को नागवार थी। उसी रात 10 या 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों पर चढ़ गई, यानी कि लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग उन जहाज़ों पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने चाय की 342 पेटियों को वहीं पानी में फेंक दिया। कहा जाता है भीड़ में शामिल कई लोग सन्स ऑफ लिबर्टी से जुड़े थे। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। बोस्टन टी पार्टी की घटना आपने इतिहास में भारत की जो पुस्तकें हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। छोटी सी घटना थी, इसमें बस यही था कि जहाज में चाय का विरोध किया गया और चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया। बोस्टन टी पार्टी के बाद ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज III ने कड़ा रुख अपनाया। अंग्रेजों ने नुकसान की भरपाई नहीं होने तक बोस्टन बंदरगाह बंद रखा। मैसाचुसेट्स ने चुनाव खत्म कर दिए और मार्शल लॉ लगा दिया। इसके चलते अमेरिकियों के बीच ब्रिटेन से आज़ादी की सोच को बढ़ावा मिला। उनको लगा कि ये तो ससुर हम पे और भी गुलामी करते जा रहा है।
हम पे दबाव बना रहा है। बोल्सन टी पार्टी से प्रभावित होकर अमेरिकी एकजुट हुए। 5 सितंबर 1774 को जॉर्जिया को छोड़कर 13 अमेरिकी कॉलोनियों के लीडर फिलाडेल्फिया के कारपेंटर हॉल में मिले। इस मीटिंग को फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा गया। यहाँ उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग की। इसमें ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करना, खुद की सरकार बनाना और अपनी मिलिशिया बनाने का फैसला किया गया। यहीं से अमेरिकन्स ने ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी का बुगल फूंक दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें कि कैसे अमेरिकन्स को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी और क्यों दो हिस्सों में बढ़कर आपस में लड़े अमेरिकन्स, और कैसे अमेरिका बना यूएसए, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कल ज़रूर अगला एपिसोड सुनिएगा, या अगर कोई महत्वपूर्ण खबर रही देश और दुनिया की तो उसको कवर किया जाएगा, नहीं तो फिर इस एपिसोड को आगे लाया जाएगा। खैर, एपिसोड तो आना ही है आपके साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर एक बार कहूँगा कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज़ें भेजिए जो बिल्कुल प्रामाणिक है, फिल्टर्ड है और आपको ज्ञान की वृद्धि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।